हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र में संघर्ष सैद्धांतिकों के रूप में कार्ल मार्क्स और राल्फ डैरेनडॉर्फ के बीच अंतर बताइए। तो गाइज, इसमें हम पढ़ेंगे राल्फ डैरेनडॉर्फ और कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्र का जो सैद्धांतिक है उसमें अंतर हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब गाइज आगे देखते हैं। डैरेनडॉर्फ का सिद्धांत इस अर्थ में मौलिक नहीं है कि उन्होंने कोई नया तथ्य प्रस्तुत किया है। इनके सिद्धांत की आधारभूमि मार्क्स और वेबर से उधार लिया गया है। यदि मार्क्स टेम्पलेट संबंधों की विवेचना करते हैं तो डैरेनडॉर्फ प्राधिकार संबंधों को अपने सिद्धांत का केंद्र बताते हैं। एक अंतर यह भी है कि डैरेनडॉर्फ जहाँ मार्क्स वर्ग समाज की विवेचना करते हैं उसका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, वहीं डैरेनडॉर्फ औद्योगिक समाज में पूंजीवाद की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो डैरेनडॉर्फ का सिद्धांत है उसका अर्थ कोई मौलिक नहीं है। ठीक है, अर्थात डैरेनडॉर्फ का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है जो उन्होंने कोई नया तथ्य प्रस्तुत किया है। ठीक है, अर्थात उन्होंने ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उनका जो सिद्धांत है उसका अर्थ क्या हो, मौलिक हो। ठीक है, तो उनके सिद्धांत के आधार पे जो है वो मार्क्स और वेबर से वो क्या लिया गया, उधार लिया गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जहाँ मार्क्स जो है वो लंपटित संबंधों की विवेचना करते हैं तो वही डैरेनडॉर्फ जो है उन्हें प्राधिकार संबंधों में अपने सिद्धांत का केंद्र बताते हैं। और एक अंतर यह भी है कि जो डैरेनडॉर्फ हैं जहाँ मार्क्स वर्ग समाज की विवेचना करते हैं वहीं डैरेनडॉर्फ जो है उसका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो डैरेनडॉर्फ औद्योगिक समाज में पूंजीवाद की व्याख्या करते हैं। अर्थात डैरेनडॉर्फ जहाँ मार्क्स के वर्ग समाज की विवेचना करते हैं उसका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, वही जो है जो डैरेनडॉर्फ है वो औद्योगिक समाज में पूंजीवाद की व्याख्या करते हैं। ठीक है, और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अब आगे देखते हैं गाइस। वहीं डैरेनडॉर्फ औद्योगिक समाज में पूंजीवाद की व्याख्या करते हैं। अंतर यह है कि जहां मार्क्स अपने सिद्धांत का आधार उत्पादन पद्धति को मानते हैं जबकि डैरेनडॉर्फ औद्योगिक समाज की संपूर्ण गतिविधियों को उत्तरदायी मानते हैं। मार्क्स की विधि ऐतिहासिक भौतिकवाद है। डैरेनडॉर्फ का अनुभाविक मार्क्स ने सामाजिक संगठन को जो कल्पना की थी उसे डैरेनडॉर्फ ने संशोधन किया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जहाँ डैरेनडॉर्फ जो है वो औद्योगिक समाज में पूंजीवाद की व्याख्या करते हैं तो अंतर ये है कि जहाँ मार्क्स अपने सिद्धांत का आधार उत्पादन पद्धति को मानते हैं वहीं डैरेनडॉर्फ जो है अपने औद्योगिक समाज की जो गतिविधियाँ उन संपूर्ण गतिविधियों को क्या करते हैं, उत्तरदायी मानते हैं। ठीक है, तो मार्क्स की विधि जो है क्या, वो ऐतिहासिक भौतिकवाद है और डैरेनडॉर्फ की जो क्या है, अभी अनुभाविक है। और मार्क्स ने अपनी जो सामाजिक संगठन की जो कल्पना की थी उसमें डैरेनडॉर्फ ने क्या किया, संशोधन किया, जिसका उन्होंने संक्षिप्त विवरण दिया। अर्थात डैरेनडॉर्फ ने मार्क्स के सामाजिक संगठन की कल्पना को अपने शब्दों में संशोधन करके उसका संक्षिप्त विवरण दिया है। ठीक है, अब उसे आगे देखते हैं। तो पहला विवरण इसमें देखेंगे। पहला विवरण है डैरेनडॉर्फ और मार्क्स दोनों यह स्वीकार करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष की निरंतरता बराबर बनी रहती है। समाज में संघर्ष अपरिहार्य है, उससे समाज को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसमें जो पहला विवरण है डैरेनडॉर्फ का जो संशोधन, उसका जो पहला विवरण है उसमें उन्होंने ये बताया कि डैरेनडॉर्फ और मार्क्स दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो समाज की व्यवस्था वो क्या है, उसमें संघर्ष जो है वो निरंतर बनी रहती है, बराबर बनी रहती है और समाज में संघर्ष क्या है, कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो समाज को कभी संघर्ष से क्या मुक्ति नहीं मिल सकती, यही बात उन्होंने पहले विवरण में बताई है। ठीक है, अब फिर दूसरा विवरण देखेंगे। इसमें दूसरा विवरण है हमारा परस्पर विरोधी हितों के कारण पैदा होने वाले संघर्ष को दोनों ही विचारक स्वीकार करते हैं। दोनों विचारक स्वीकार करते हैं कि जाति और निजी हितों को लेकर समाज में विरोधी समूह बन जाते हैं
चाहे वह शक्ति को लेकर हो या संपत्ति को लेकर। ठीक है, फिर दूसरा जो विवरण है उसमें हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि परस्पर विरोधी हितों के कारण आपस में जब समाज के लोग अपने विरोध में, अपने हितों के कारण जो भी पैदा होने वाला संघर्ष है, उनको दोनों ही विचारक क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात डेहरेनडार्फ और मार्क्स दोनों लोग ये स्वीकार करते हैं कि समाज में जो है वो परस्पर विरोधी हितों के कारण ही क्या होता है, संघर्ष पैदा होता है। वो चाहे जाति हो या निजी हितों को लेकर हो या समाज विरोधी जो भी समूह बन जाता है, चाहे वो शक्ति को लेकर हो या संपत्ति को लेकर हो, समाज में क्या है, संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, फिर हम इसमें तीसरा देखेंगे, विरोधी हितों के कारण शक्ति या संपत्ति का असमान बंटवारा है। इसे दोनों ही विचारक स्वीकार करते हैं। यह बंटवारा ही एक समूह को प्रभुत्वशाली और दूसरे को अधीन समूह बना देता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा तीसरा संशोधन है उसमें हम क्या देखते हैं कि डेहरेनडार्फ और मार्क्स ये कहते हैं कि विरोधी हितों के कारण ही शक्ति और संपत्ति का क्या होता है, असमान बंटवारा होता है। और इसी दोनों विचारक ये स्वीकार करते हैं कि यह बंटवारा ही क्या करता है, एक समूह को क्या कर देता है, प्रभुत्वशाली, अर्थात एक को साधन संपन्न कह लीजिए या धनवान कह लीजिए बना देता, और दूसरे को क्या कर देता, अधीन समूह बना देता, अर्थात साधन विहीन समूह, धनहीन समूह बना देता। अर्थात जब असमान बंटवारा होता है, चाहे दो घरों में बंटवारा हो, दो भाइयों में बंटवारा हो या दो समाज का बंटवारा हो, जब संपत्ति का असमान बंटवारा होता है तो यही होता है, एक पक्ष क्या हो जाता है, प्रभुत्वशाली हो जाता है और दूसरा पक्ष क्या हो जाता है, अधीन समूह बन जाता है। अर्थात उसके पास कम सत्ता होती है, कम धन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसमें चौथा देखते हैं, चौथा संशोधन है, अपने हितों के कारण ही अंतोगत्वा समाज के विभिन्न समूहों का दो संघर्ष समूहों में ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, चौथा जो संशोधन है उसमें देखते हैं कि अपने ही हितों के कारण उनमें क्या हो जाता है, अंतोगत्वा समाज में विभिन्न समूहों का दो संघर्ष समूहों में ध्रुवीकरण हो जाता है, अर्थात बंटवारा हो जाता है। ठीक है, अर्थात जो भी समाज है अपने ही हित के कारण उनमें दो समूहों में क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें पांचवा देखेंगे, दोनों के लिए संघर्ष द्वंद्वात्मक होता है। ठीक है, फिर हम उसमें अब अगला देखेंगे, छठवां है हमारा, छठवां संशोधन। इसमें देखते हैं, दोनों विचारक यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी समाज की नियति या भविष्य सामाजिक परिवर्तन है, अतः सभी समाजों में पाया जाने वाला परिवर्तन अर्थात सामाजिक परिवर्तन का द्वंद्वात्मक संघर्ष परिणाम है। तो छठा और लास्ट जो संशोधन है उसमें हम यही देखते हैं कि दोनों विचारक इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी भी समाज में नियति और भविष्य जो है वो क्या है, सामाजिक परिवर्तन है, अर्थात किसी भी समाज में जो है वो परिवर्तन होता है और सभी समाजों में जो है पाए जाने वाला सामाजिक परिवर्तन का द्वंद्वात्मक संघर्ष क्या होता है, परिणाम ही होता है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।